प्रकृति नेचर की ओर जाते हैं, उतना ही प्रकृति हमारी ओर आती है। नेचर हील्स अस। दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। आज हम चलते हैं बैंगलोर और मिलते हैं बैंगलोर में रहने वाली स्मिता जी से, जो कि एक हीलर है और उन्होंने प्रकृति के साथ बहुत काम किया है। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में मिलिए स्मिता जी से। 2 बेटियों की माँ स्मिता जी के जीवन में शुरू से ही काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे, जिस कारण उन्होंने वीगन बनने का फैसला किया। साथ ही उनकी बेटियों ने भी उन्हीं समस्याओं का सामना किया जो समस्याएं स्मिता जी के सामने आई थीं। इसके बाद वे अपनी बेटियों के जीवन में भी ज़रूरी बदलाव लेकर आईं। 2014 में स्मिता जी ध्यान से जुड़ी, जिसके बाद उन्होंने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। वे लाइफ के प्रति अवेयर हो गई। साथ ही उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। ये सब उन्होंने कैसे किया, जानिए खुद स्मिता जी से। स्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। थैंक यू मैम, मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो हमारे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हुए स्मिता, पहले हमें आप कुछ अपने बारे में बताएंगी? मैं एक प्राकृतिक क्या कहते हैं उसको, नेचर की और हीलर हूँ। एजुकेटर बोल सकते हैं, क्योंकि शरीर तो अपने आप ही हील होता है, तो हम सिर्फ एक मार्गदर्शक है, एजुकेटर है। और मैं इस प्रोफेशन में लगभग 10 साल से काम कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड एक इंजीनियर है, और ये हुआ कि ऑलमोस्ट 2010 और 2012 से थोड़ा मेरा भी हेल्थ इश्यूज़ रहा है, और मैं अपने आप को हील किया नेचुरली। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के साथ काम किया, और उसके बाद मैंने ऐसे ही जिन लोग मेरे पास आ रहे थे और मुझे सुन रहे थे और उनको एहसास हो रहा था कि यहाँ ये ठीक है, they were able to resonate with what I say, ऐसे ही मैं उनको मेरे शेयरिंग करती गई, हेल्प करती गई, जन सेवा करती गई, और नाउ ये तो प्रोफेशन बन गया है। ऑलमोस्ट 2019 से मेरा यही प्रोफेशन रहा है। मैंने आईटी छोड़ दिया, 2018 एंड में आईटी छोड़ दिया, और इसे ही मैंने एक प्रोफेशन बना दिया है। और बहुत सारे क्लाइंट्स भी है, अलग अलग देशों का भी है, यहाँ पे इंडिया में भी है, तो ऐसे ही चल रहा है मैम। मैं फिज़िकल, इमोशनल काउंसलिंग, मेंटल, मेजरली स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से ये सब वर्क करती हूँ। होलिस्टिक, लाइक पूरा शरीर, मन, पूरा ऑल राउंड की तरह से मैं काम करती हूँ। स्मिता, आपने बताया कि आप नेचुरल वे से हीलिंग करती है एंड आपके काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी रह चुके हैं, तो कुछ और हमें बताएंगी इसके बारे में? हाँ मैम, तो क्या हुआ ना, बचपन से मुझे रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी कोल्ड, कॉफ ये सब रहा है। ऐसे ही बच्चों को ये सब होता रहता है ना, तो इतना हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही मेडिसिन ले रही थी, क्योंकि वहाँ पे जब मैं केजीएफ में बेमेल में रहती थी, हमारे पिताजी का वहीं पे नौकरी था, तो वहाँ पे फ्री में मेडिसिन मिल रहा था। तो हम क्या हैबिट था कि ये मेडिसिन फ्री में मिल रहे, तो ऐसे ही उनको ले रहे थे, तो यही हैबिट हो गया, और उस पे खास ध्यान भी नहीं दिया कि ये सब प्रॉब्लम है करके। ऐसे ही चलता गया और मेरा प्रॉब्लम्स बढ़ता गया। और जब मैं मैरिज के बाद भी मेरी मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मुझे नहीं जा सकी, क्योंकि बहुत खांसी ये सब बहुत था। और जाते जाते मैरिज भी हुआ, और सो ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे हैं। और दूसरी मेरी सेकंड डॉटर के पैदा होने के बाद बहुत सारा बढ़ गया था,
जैसे वीजिंग और मैं इन्हेलर तक ले रही थी, और क्या कहते हैं उसको, ऐसे ही एलर्जी के मेडिसिन ये सब बहुत लेना स्टार्ट किया। इतना बढ़ गया कि मुझे मेडिसिन के बगैर जी नहीं सकती थी मैं। तो एक दिन ऐसा आया कि ये इंग्लिश में बोलते हैं ना कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, ऐसे ही लास्ट कुछ बॉडी को उतना क्या कहते हैं उसको, इट कुड नॉट टॉलरेट एनी मोर, तो ऐसे ही फट गया और सारा शरीर में छाले पड़ गए एक दिन, और ऐसे बहुत सारा कोल्ड ये सब हो गया, और मेरा सफोकेशन, मेरे थ्रोट में सफोकेशन, मेरे सांस भी पूरा नहीं ले सकती थी और स्वॉलो भी नहीं कर सकती थी, और हाथ पैर सब ईंटें की तरह हो रही थी। तो ये सब होने के बाद मैंने इंजेक्शन्स लेना स्टार्ट किया, लेकिन इंजेक्शन्स लेते वक्त ठीक रहा, लेकिन ऐसे ही आता गया पैटर्न के बगैर आता गया। तो मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर ने बोला कि स्टेरॉइड्स लेना है, ऐसे होता है लोगों को, एक टाइम में होता है, तो स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट किया। सो स्टेरॉइड्स लेते वक्त वो ठीक रहता था, लेकिन फिर से आ जाता था। तो उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया 1 साल, उसके बाद होम्योपैथी ट्राई किया। जब मैं मेडिसिन ले रही थी थोड़ा ठीक हो रहा था, यानी सिम्टम्स, लेकिन मेडिसिन स्टॉप होने के बाद फिर से आ जाता था। सो बिटवीन 2010 और 2012 में 2 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, जानलेवा प्रॉब्लम की वजह से। तो उसके बाद मुझे मेडिसिन से एलर्जी हो गई, इतना ले रही थी। तो मैंने यूनिवर्स से पूछना स्टार्ट किया, क्या यही मेरा लाइफ है? मुझे 2 बच्चे क्यों दिया तुमने? कि क्या है, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस? मैं यही, व्हाट एम आई लिविंग, वाई एम आई, मेडिसिन लेते मैं क्यों जी रही हूँ? तो ऐसे प्रश्नों की बौछार मैंने करती गई। और उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट आया कि मेरी फ्रेंड है एक, तो उन्होंने मुझे एक ऑक्यूप्रेशर हीले के पास ले गई। वहाँ पे उन्होंने बोला, मैडम आप मेडिसिन क्यों ले रही हो? ये शरीर है ना, ये तो अपने आप ही हील होता है, तो आपको अपने इनपुट पे ध्यान देना है, ऐसे उन्होंने बोला। मुझे बहुत शॉक हुआ, क्योंकि ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट मैंने किसी के उसके पहले सुना भी नहीं था। उस वक्त तक मैं इतना मेडिसिन ले चुकी थी पूरे बच्चों, जब मैं बच्ची थी वहीं उस टाइम से, कि मैं ही एक डॉक्टर की तरह बन गई थी, एक फार्मासिस्ट की तरह बन गई थी। तो उसके बाद इतना शॉक हुआ कि जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम था ना, प्रीवियस वाला बिलीफ सिस्टम, पूरा एक सुनामी की तरह क्रैश हो गया। और उसके बाद मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने उन्होंने जो भी बोला, 1-2 वाक्य जो भी बोला उन्होंने, उसी को मैंने एक वेदा की तरह पकड़ के, एक बुक की तरह, एक बाइबल की तरह, एक गीता की तरह पकड़ के मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला सारे वाइट को छोड़ना है, क्या है, दूध को छोड़ना है, और मेडिसिन्स को छोड़ना है, मैदे को छोड़ना है, और शक्कर को छोड़ना है। ये सब छोड़ने के बाद उन्होंने बोला कि बॉडी एक्सप्रेस करेगी, लेकिन उसको आप सप्रेस नहीं करोगे। उसके बाद ऐसे ही उसको एक्सप्रेशन करने दो, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है आपकी हीलिंग के लिए उसे चैनल करना है ना, तो इसलिए आपको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना है। उन्होंने बोला कि ऑक्यूप्रेशर से कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको बॉडी को अपने आप ही हील करने के लिए छोड़ना है। आप छोड़ नहीं रहे हो, इसलिए वो इतना अक्यूमुलेट हो गया है। एक्चुअली इट वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड उसके बाद मैं करती गई 1 साल लगा मुझे पूरा क्लीन होने में। उसके बाद मेरा डिटॉक्स करने में, हाँ, डिटॉक्स करने में 1 साल हुआ। और उसके बाद मैं अपने ऐसे ही दूसरों को हेल्प करने में लग गई। आप हमें कुछ अपने बच्चों के बारे में बताएंगी? आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी बड़ी का नाम है नेहा हेमाद्री,
और वो अभी 18 साल की है, 18 इयर्स की है। वो US में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है अभी। मेरी दूसरी लड़की का नाम है रितु हेमाद्री और वो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। अभी वो 15 साल की है। जब उन्होंने ये लाइफस्टाइल ये सब स्टार्ट किया, शायद वो 5 और 8 वर्ष के थे, तो मेरी बड़ी लड़की वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रही है इकोनॉमिक्स फील्ड में और मेरी छोटी लड़की यहीं पे स्कूल में काम कर रही है। यहाँ हमारे घर में म्यूज़िक बहुत चलता है, तो मेरे हस्बैंड गिटार में हिंदुस्तानी गिटार प्ले करते हैं। मेरी बड़ी लड़की कर्नाटक क्लासिकल में सिंगर है और वेस्टर्न गिटार भी करती है। मेरी दूसरी लड़की सितार, हिंदुस्तानी सितार बजाती है और कर्नाटक की गाने भी गाती है। तो स्मिता, आप बता रही थी कि आपके दोनों बच्चों ने ये लाइफस्टाइल अपनाया है, तो ये लाइफस्टाइल क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे? और बहुत छोटी उम्र में ये लाइफस्टाइल उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। हाँ, तो ये क्या हुआ ना, हम ऐसे इसको प्लान नहीं किया हमने। जब मेरी 1 साल के बाद, लाइक 2012 से 2013 तक तो मेरा हीलिंग हो चुका था, बड़ा सा हीलिंग हो चुका था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी छोटी लड़की का ऐसा ही प्रॉब्लम था, स्किन का इश्यूज रहा था, एक्जिमा था उसको, और हर ऐसे जॉइंट्स में उसको बहुत एक्जिमा होता था और उसको वो स्क्रैच करती थी और बहुत वीजिंग और खांसी ज़ुकाम ये सब बहुत था। हम उसको भी मेडिसिन्स बहुत दे रहे थे उस वक्त तक, एलोपैथी मेडिसिन्स, होम्योपैथी मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन सब दे रहे थे। जब मैंने मेरी हीलिंग हुई 1 साल के बाद, मुझे एहसास हुआ कि उसे भी उसको उसी पाथ पे लाना है करके। तो पहले क्या करना है, मुझे क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ना है, गाय का जो भी प्रोडक्ट्स है, वेजिटेरियन से मुझे वीगन बना दिया गया ना, तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि मेरे बच्चों को मुझे भी वीगन बनाना है, फर्स्ट स्टेप। तो हम तो मान जाएंगे, हम तो बड़े हैं, लेकिन बच्चे तो ऐसे ही मान नहीं वाले हैं ना। तो क्योंकि हम वेजिटेरियन फैमिली से है, ब्राह्मण फैमिली से है, तो घर में दही और मिल्क ये सब बहुत चल रहा था। जॉइंट फैमिली में भी रहती मैं अभी उस वक्त। तो मैंने क्या किया, तो मेरे बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया कि हम जो पी रहे हैं गाय का दूध, ये सब पी रहे, ये तो गाय के बच्चों का दूध है, हमारा दूध नहीं है। जब ये सब पीने से क्या होगा, बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत आएगा। तो इसलिए हम अपना जो भी हमारा खाना है, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, ग्रीन्स है, सस्याहारी खाना जो भी है, उसको हमको खाना है। ऐसे मैंने उसको एजुकेट करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा वीडियोस दिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसका भी बहुत प्रॉब्लम था। वो मान गई, भगवान की शुक्र है, दोनों बच्चे मान गए। एक का प्रॉब्लम था लेकिन दूसरी भी मान गई। मेरी पहली बच्चे का क्या प्रॉब्लम था कि उसको बहुत उल्टी आ रही थी। जब से वो छोटी थी उसको भी एक्जिमा था और उल्टी करने का प्रॉब्लम बहुत था उसको, बट उतना हमने उसको ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही वैसलीन पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते करते उसको दबा दिया था। लेकिन दूसरी वाली का बहुत सिवियर था ना, इसलिए हमें उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। जब दोनों वीगन बन गए तो क्या हुआ ना, पहली वाली का प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता गया और दूसरी वाली को भी फर्स्ट क्या हुआ, हमने लोकल मिल्क छोड़ दिया। लोकल मिल्क छोड़ने के बाद बच्चों का रिप्लेसमेंट तो होना है, तो हमारे घर में हमारे ब्रदर इन लॉ की बच्चे भी रह रहे थे, तो हमारे फादर इन लॉ सबको 4 o'clock दूध और सुबह को दूध, ये सब स्टैंडर्ड था। तो मुझे क्या था कि मुझको देखना है ये सब। मैंने इन लॉ से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया, वो समझे ये बात, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। सिर्फ मेरी ड्यूटी करके मैं उसको ऑफिस से जल्दी आ रही थी और उनको जूस बना के दे रही थी।
जब वो मेरे ब्रदर लॉ के बच्चे दूध पी रहे थे तो ये दोनों जूस पी रहे थे। और उसके बाद थोड़ा उसका प्रॉब्लम कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने मेरी इन लॉ से थोड़ा बहुत प्रेशर था तो हमने ऑर्गेनिक A2 मिल्क को अपनाया। A2 मिल्क को अपनाने से उसका प्रॉब्लम क्या, जब हमने पहला वाला मिल्क छोड़ा ना, दूसरा वाला मिल्क को अपनाया था तो उससे प्रॉब्लम थोड़ा कम हो चुका था ऑर्गेनिक के बाद, A2 के बाद। बट लेकिन था प्रॉब्लम। उसके बाद हमने उसको भी छुड़वा के जूस डाल दिया। तो जब आप बता रहे हैं कि आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, तो उस लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने का मतलब ये हुआ कि आपने उनके खाने पीने में परिवर्तन, जो नॉर्मल खाना पीना है उससे हटकर जो उनके लिए सही था आपने वो इंट्रोड्यूस किया। हाँ, एक्चुअली सही गलत का मुझे इतना मालूम नहीं था क्योंकि मुझे एजुकेट करने वाला तो कोई नहीं था। अंदर से जो भी आवाज़ आ रहा था ना, मैं उसको फॉलो करती गई। इसमें सही गलत जो भी मुझे कंफर्टेबल लगा, जो भी मुझे हीलिंग होता गया ना, मैं इसको ही फॉलो करती गई मेरे बच्चों को। क्योंकि उस वक्त यूट्यूब वीडियोस भी नहीं देख रही थी, कुछ बाहर से कुछ भी आ नहीं रहा था, सिर्फ अंदर से इंफॉर्मेशन सिर्फ अंदर से आ रहा था। तो मैंने जो भी फॉलो किया उसको भी फॉलो करने स्टार्ट किया। हमने कोई इस बात पे जाना ही था, किसी को इसको बिलीव करने के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, लेकिन जो भी मुझे करना है मैं कर रही थी। मैं जो कोकोनट ऑयल है ना, उसको फ्रिज में रख के मैं मेरी छोटी लड़की को बोल रही थी ये कोकोनट घी है करके उसको इसी को खाने में मिला के दे रही थी। थोड़े ऐसे ही दिन के बाद उनका पूरा एडजस्टमेंट हो गया और बिस्किट्स, चॉकलेट्स ये सब छुड़वाया। उसके बाद ऐसे ही उनको एजुकेट करते करते पार्टीज़ में कैसे रहना है, टेम्पल्स में जाने से क्या खाना है। मैं ऐसे ही दोनों बच्चों को मेरे आसपास बिठाती थी और उसको बोलती थी इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें दही होता है, इसमें घी होता है, इसमें इसको ऐसे करते हैं, इसमें मलाई होता है। तो उनको समझाती गई और खाने के जो भी इंग्रेडिएंट्स है खाने में, एक खाने में क्या जाता है उनको समझ में आता गया। जब बच्चे छोटे हैं तो वो अक्सर हमारी हर बात मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तब उनको लगता है कि वो सही हैं और कहीं ना कहीं हम उन पे हमारे विचार थोपते हैं। आपका और आपकी बेटियों का वो ये बॉन्ड कैसा है और आपने किस तरह ये बॉन्ड या ये एक रिलेशनशिप बनाया जहाँ के आप अपने बच्चों को समझा सकती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एक घर में ये सब डेफिनेटली होता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब वो छोटे थे डेफिनेटली कहाँ मान रहे थे, जैसे ही बड़े होते गए और उनका अपना व्यक्तित्व अलग सा स्टार्ट होने लगा और मेरा भी आध्यात्मिक उन्नति होती गई। थैंकफुली मेरा भी आध्यात्मिक उन्नति होती गई और मैंने ये समझा कि जो मेरा कार्मिक पैटर्न्स है, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थितियों से, घटना से आता है और मेरे फैमिली मेरी कार्मिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादातर मेरे सामने लाते हैं। हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब होता है, मैं ये समझी। उसके बाद क्या हुआ कि हर एक इंडिफरेंस जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है, मैं एक बोलती हूँ या मेरे बच्चे कुछ और बोलते हैं, उनका कुछ अलग सा ये होता है, तब मैं ये समझने लगी कि मेरा कुछ लर्निंग है इसमें, मुझे ही एक्सेप्टेंस में रहना है, मुझे भी कुछ बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना है। ये सब मैं उस वक्त मैं अंदर मुड़ गई थी और वे सब मेरे टीचर्स बन गए थे। तो मुझे उनसे कुछ सीख मिल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से वो एक पार्टी में गए और कुछ लेट्स से स्लीवलेस पहन रहे हैं या
और ये एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स शो कर रहे हैं इधर उधर। टीनेजर्स है, उनका अलग सा नज़रिया था, लेकिन हम तो पुराने ज़माने वाले थे ना, तो हम जिस टाइम से मैं आई थी उस टाइम में बहुत मेरी डैड मुझे पैंट भी पहनना मना कर रहे थे, मेरी इन-लॉज भी मुझे बहुत अलग सा था, और वे न्यू एज कॉन्वेंट में पढ़ रहे। तो जब वे ऐसे जा रहे थे तो हमको सो व्हाट मॉम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। सो व्हाट, हाँ, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई एक्सेप्टेंस जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बिलीफ सिस्टम को ओपन करने वाला जर्नी है। मुझे ऐसे समझ के आई जस्ट वेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो एवरी टाइम मुझे उनसे कुछ ये अलग सा ये एहसास हुआ, मैं उसको अंदर की तरफ लेके उसको एक्सेप्ट कर रही थी। तो बॉन्ड में उनके साथ एक्चुअली एफर्टलेस हो रहा था, क्योंकि मैं अपने साथ बॉन्ड कर रही थी। उनके साथ बॉन्ड करने में मुझे एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं उसके साथ बॉन्ड करने में एफर्ट नहीं डाल रही थी, मैं अपने साथ बॉन्ड करने में एफर्ट डाल रही थी। तो मैं जब मेरा अंदर का चेंजेस जब होता गया ना, उनमें भी चेंजेस आते गए, और वे भी मेरी जो बातें हैं वे भी समझने लगे, उनकी बातें हैं मैं भी समझ ले लगी। तो ऐसा ही बॉन्ड आता गया। लेकिन डेफिनेटली एक टाइम वे मेरा कहा नहीं मान रहे थे, तो ऐसा डिफरेंसेस था। लेकिन मुझे इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो अहेड विद दैट। सो आप अपने बच्चों को समझ पाए, एंड सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि इट्स ओके, क्योंकि जो आपका समय था और अब के समय में बहुत सारे चेंजेस आए, एंड दे से ना यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम। स्मिता, मुझे बताएंगी कि कभी आपके बच्चों ने रिटेलिएट किया, अपना गुस्सा बताया, या आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए? बहुत सारे किए हैं, और मैं भी गुस्से में आई रही हूँ, और वे भी गुस्से में हैं, बातें भी नहीं किया। उस वक्त मेरे हस्बैंड आके हमें मना लेते थे, और उसके बाद मुझे समझ में आ रहा था कि अरे मुझे सरेंडर करना था, मुझे ऐसे हैंडल करना था, वैसे हैंडल करना था। थोड़ी ऐसे करते मेरा शांत का बर्ताव ज़्यादा होता गया, और मेरा गुस्सा भी कम होता गया, क्योंकि मैं अपने अंदर में मुड़ जाती थी, इनवर्ड जर्नी के बारे में, इनवर्ड में मुड़ जाती थी ना। तो इसलिए जब वे गुस्सा होते थे तो सिर्फ एक प्रश्न आ रहा था कि इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है। तो ऐसे करते उनका जो भी रिटेलिएशन था मैं एक्सेप्ट करती गई, क्योंकि आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट मेरे अंदर का लाइट जब भी बढ़ रहा है ना, मेरे बाहर का लाइट भी बढ़ेगा। जब वहाँ पे रिटेलिएशन हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा अंदर भी रिटेलिएशन है, इसलिए वो हमें दिखा रहे हैं। तो वो एक मेरा आईना ही दिखा रहे थे, मेरा ही एक बिलीफ सिस्टम मुझे दिखा रहे थे, मेरा ही पैटर्न्स मुझे दिखा रहे थे। तो मैं उसको चेंज नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ मैंने उसको एक मैसेज की तरह देखा है। और मुझे डेफिनेटली मुझे समटाइम्स अच्छा नहीं लग रही थी, लेकिन उस पर वर्क करते ऐसे ही पैटर्न्स बार बार आते गए, और मैंने ही चेंज किया अपने आप को। अब ऐसा कुछ आता नहीं है, क्योंकि उनमें भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि मुझ में चेंजेस आ चुका है। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल स्मिता। सो इट्स लाइक कि जैसे आपके बच्चे आप पे गुस्से हो रहे थे या आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आपके साथ, तो उस टाइम आप उनके साथ रिटेलिएट नहीं किया, आपने उनको जैसे उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, फिर उन्होंने बोला, बट उनको उनके हाल पे छोड़ के आप सिर्फ अपने इनवर्ड जर्नी पे गए, जहाँ आपने सबसे पहले अपने आप को शांत किया, अपने आप को समझा, एंड देन आई थिंक व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ बेटर फ्रेम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड ऑल्सो अपने बच्चों के साथ हम एक बहुत खुल के फिर बात कर सकते हैं जब हम खुद शांत हैं। तो इनिशियली ये सब हुआ नहीं मैम, लेकिन
रिपीटेड एपिसोड्स ऐसे आते गए ना, उसको एक लेसन की तरह, एक लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे आता गया और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। मुझे प्रैक्टिस सेशंस बहुत मिले इससे तो इसलिए मुझे चेंज हुआ। स्मिता, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपना विचार थोपते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना। आप किस तरह अपने बच्चों पर अपने विचार रखे और किस तरह उनके डिसीशंस को वैल्यू दिए? कुछ बताएंगे आप हमें इस बारे में? एक्चुअली इसमें भी मेरा एक जर्नी रहा है मैम, ओवरनाइट ट्रांजिशन नहीं था। इनिशियली ये हेल्थ के जर्नी में, हेल्थ में मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है ना, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसे थोप रही हूँ बच्चे में ये विचार। लेकिन एक समय आ रहा था कि जब वो कह रहे थे नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स नहीं खाना है, मुझे डोसा ही खाना है, कुछ इडली ही खानी है। तो इनिशियली मैं उनको एक ज्ञान देती गई, नहीं इसे हम क्यों करते हैं, कि ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, और रीजंस देती गई। लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, क्योंकि टेक्निकली वे सब हमारे रिफ्लेक्शंस ही तो है, तो रिफ्लेक्शंस कहाँ पे चेंज होंगे, तो ये मेरा ही प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मुझे समझ में ये आता गया कि मुझे उसको छोड़ देना है। एनीवे मुझे भगवान ने नॉलेज दिया है, यदि उनको कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ सर्दी हो गई, जुकाम हो गई कुछ खाने से, तो मुझे नॉलेज है, मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे क्यों इसके ऊपर उतना दिमाग खर्च करना है। तो ऐसे अपने आप को में ही समझाती गई और ऐसे ही एक्सेप्ट करती गई उनके विचारों को। और फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जब टेम्पल के लिए मैं चूड़ीदार नहीं पहनूंगी, मैं पैंट पहनूंगी, ऐसे करते गए, तो मैं इनिशियली उनको थोड़ा डांटती थी, नहीं टेम्पल में ऐसा नहीं आते, ऐसे ही आते हैं टाइप्स। उसके बाद उसको भी मैं रिलैक्स करती गई। ये सब होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरे अंदर बर्ताव हो रहा था, मेरे अंदर ईगो क्लैश हो रहा था, मेरे अंदर का अहमता ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे। कम होते जब अंदर मैं अंदर के भगवान से बात करती थी, ये क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, उसमें क्या सीख है मुझे, मैं इसको छोड़ दूंगी तो मेरे इन-लॉज क्या कहेंगे। तो ये सब अंदर का प्रॉब्लम था। तो जब मैं अंदर में विचार करती गई ना, तो ऐसे ही टाइम होते वो शांत हो गया। जब मेरी बड़ी लड़की ने बोला कि मैं यूएस जाना चाहती हूँ, वहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, बहुत डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उसके कैपेबिलिटी में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके रहने में या खाने पीने में, वहाँ पे वीगन खाना मिलेगा क्या, वहाँ पे फ्रूट्स मिलेगा क्या, उसको समझ में आएगा क्या, ये स्टडीज़ होने में उसके देखभाल वो खुद कर सकती है क्या, ये सब मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब उसने बोला कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं जाऊंगी, आप मुझे सपोर्ट करो, तो थोड़े टाइम के बाद मुझे एक्चुअली पूरा एक्सेप्टेंस में आने तक टाइम लगा। लेकिन मैं इस डिसीजन पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अंदर में जब सपोर्ट करने से उनके डिसीजन को, सही है या गलत, लेकिन उस चैलेंजेस से जब वो गुजर रहे होते हैं, तो वो ओनरशिप उनको ही लेना पड़ता है ना, दे विल बी ओके विथ इट। जब उन पे थोपते हैं हम ये डिसीजंस, तब वे उतना एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मेंटेन भी नहीं करते, लेकिन उनके डिसीजंस वो अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। तो आई स्टार्टेड बिकमिंग ओके, क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व करती गई। सो स्मिता, दैट्स सो नाइस कि जब हम बच्चों पे अपने डिसीजंस नहीं थोपते हैं और हम उनको उनके डिसीजंस लेने देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें वो ओनरशिप आती है, और ओनरशिप के साथ साथ वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके आउटकम के लिए। स्मिता, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भक्ति मार्ग से आध्यात्मिक
या स्पिरिचुअल पाथ पे किस तरह अपना ये सफ़र तय किया? एक्चुअली जब मैं छोटी थी उस टाइम मुझे भगवान के साथ कुछ कनेक्शन ये नहीं था। जब मैं कॉलेज ये सब नहीं, कॉलेज में भी नहीं, जब मेरी माँ ऐसी पूजा ईजा करती थी ना, उतना कनेक्शन मुझे नहीं था, उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन जब मैं काम करती थी बेंगलोर में, तब मैंने गणेश जी के साथ बहुत फ्रेंडशिप करना स्टार्ट किया ऐसे ही मन में। तो उस वक्त स्टार्ट हुआ मेरा ये आध्यात्मिक वाला कनेक्शन, इन द सेंस नॉट स्पिरिचुअल, समथिंग मोर, ये डेटीज़ वाला कनेक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सेवा या चैंटिंग, जाप करना, ये सब बहुत आया मेरे लाइफ में। और मेरा ये जो विष्णु जी के साथ कनेक्शन या लक्ष्मी जी के साथ, हनुमान जी के साथ, इन सब का कनेक्शन, राघवेंद्र स्वामी के साथ बहुत अंदर का कनेक्शन बढ़ गया। मेरा भगवान के साथ फियर का कनेक्शन कभी नहीं था, मुझे इससे कभी भी फियर बेस्ड कनेक्शन नहीं था। लेकिन ये फ्रेंडशिप से वो प्यार बन गया, मुझे अच्छा लगने लगा, उनके साथ बात करने में मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे किसी लाइक मेरा स्टार्टिंग से, ये हीलिंग जर्नी में स्टार्टिंग से मेरा अंदर का कनेक्शन बहुत बढ़ चुका था, इंट्यूटिव बन चुका था ना। तो अंदर में मैं ऐसे ही किसी से बात कर रही थी तो अंदर से कुछ इनर नोइंग आ रही थी, आना स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसे ही बात करना मुझे अच्छा लग रहा था। और सरेंडर भी बहुत कर रही थी, सरेंडर का मुझे सरेंडर करना भी बहुत अच्छा लग रहा था भगवान के ऊपर। तो जब स्पिरिचुअलिटी कब आया मेरे लाइफ में, जब मेरी सिस्टर सुषमा राव कनाडा में है, उन्होंने मुझे एक रोंडा ब्रायन के बुक्स, सीक्रेट सीरीज़ का बुक्स मुझे स्टार्ट करने के लिए बोला, और मैं उनको पढ़ी। उसके बाद शिवा ट्रायलॉजी और इमॉर्टल शिवा ट्रायलॉजी पढ़ा। उसके बाद ऐसे ही पढ़ती गई बुक्स, विघ्नहर्ता, सीरियल्स देखा। तो ये सब सीरियल्स देखते 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 मुझे ये सब भगवान की कनेक्शन बहुत ज़्यादा थे। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक मुझे कब हुआ कि एक लाइट वर्कर के साथ मैंने काम किया 1 साल, और ऑरेकल कार्ड्स और एंजल्स ये सब पता चला, और क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब मालूम हुआ। और हम ही भगवान हैं, हमारा सोल कनेक्शन है, ये सब मुझे मालूम हुआ। कुंडलिनी क्लासेस भी किया है मैंने। तो ये सब से मुझे अंदर का सोल के बारे में बहुत पता लगा। ये सोल के बारे में जानने के बाद मुझे ये आध्यात्मिक वाला कनेक्शन और बढ़ता गया। 2020 में मेरा PSSM से नाता हुआ। मेरी सिस्टर की वजह से मुझे 2020 में PSSM का आना हुआ। इनर जर्नी किया और 1 साल गुड़ाकेशा किया, और बहुत 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 चेंजेस देखा मैंने मेडिटेशन में आके। अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती गई, और मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा आते गए, और मेरा अंदर का इंट्यूशन बढ़ता गया, इनर नोइंग बढ़ता गया, और अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन आती गई मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती गई। और ऐसे ही जाते जाते गुड़ाकेशा के बाद बहुत और ज़्यादा बढ़ गया, नाइट मेडिटेशन के बाद और ज़्यादा बढ़ गया। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ कोर्स करने लगी, बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करने लगी। PMC हिंदी में भी किया है, PMC इंग्लिश में किया है, ऐसे बहुत चैनल्स, PMC चैनल्स में किया है, कोर्स किया है। ये नेचुरल हीलिंग का कोर्स मैंने ले चुकी हूँ। तो ऐसे ही मैं मेडिटेशन में आई मैम। तो वननेस के बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली वननेस के बारे में इस PMC हिंदी से। दीप्ति नाडेला का मेरा लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, और प्रबोध अच्युत, ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। PSSM में इन दोनों का बहुत, वननेस की तरफ मुझे जाने के लिए उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। उनके टॉक से, उनके YouTube वीडियो से, उनसे मिलने से बहुत मिला है।
तत्वमसी प्रोग्राम पीएमसी हिंदी का बहुत मुझे अच्छा लगता है। 2 इनर जर्नी कर चुकी हूँ दीप्ति नाडेला से और उनसे मिल भी चुकी हूँ, तो उनसे मुझे बहुत सीख मिली है। उनसे, उनके मैसेजेस से मुझे बहुत सीख मिली है, मेरी अंदर की कनेक्शन से भी बहुत मिली है। तो मेरा जर्नी बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हुआ है। इनफैक्ट पीएमसी में पीएसएसएम में आके मुझे एक बहुत अच्छी भगवद गीता क्लास भी मिली, किसी नॉट पीएसएसएम में, लेकिन भगवद गीता क्लास भी आई पीएसएसएम मेडिटेशन के बाद। और भगवद गीता तो मेरा लाइफ चेंजिंग लेसन हो गया और मैं सब फॉलो करती गई भगवद गीता की। सो 2020 से बहुत लीप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं ना, उतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे लाइफ में। या एंड 2020 वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर सबके लिए। आई थिंक कोविड बहुत कुछ लेके भी आया अपने साथ एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है सब में। एंड ये बहुत अच्छी एक बात आपने बताई स्मिता कि आपका भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो फियर बेस्ड नहीं है, इट्स अ फ्रेंडली कनेक्शन, यू नो। सो जब आप किसी के साथ फ्रेंड्स होते हैं तो आप बहुत ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। एंड यही ज़रूरी है कि हम प्रभु को या परमात्मा को और जिसको भी मानते हैं, हम उसके साथ फियर में रह के नहीं, बट एक बहुत प्यारे भाव से अपने उनके साथ बात करें या उनको अपने मन की बात कहें। स्मिता, जैसे आपने अपनी मेडिटेशन की जर्नी के बारे में हमें बताया, मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपकी बेटियाँ भी मेडिटेशन करती हैं? यस मैम, करती है। दैट्स सो नाइस। एंड क्या आपने उनमें कुछ बदलाव, उनके व्यवहार में, उनके नेचर में कुछ महसूस किया? बिकॉज़ मेडिटेशन करने से कहते हैं हमारे भीतर में जो चेंजेस आते हैं, हमारे आसपास की ऊर्जा चेंज होती है, घर का माहौल चेंज होता है वो पॉजिटिव एनर्जी से। तो कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ मैम, मेरी बड़ी बेटी नेहा जब क्यों करती है मेडिटेशन, उनका जो थॉट पैटर्न्स बहुत तेज़ गति से जब जाता है, तब वो फील करती है कि वो मेडिटेशन उसे थॉटलेस स्टेट में जाके उसको शांत करती है। उसकी वजह से वो मेडिटेशन करती है। कुछ आध्यात्मिक में नहीं, उनका इंट्यूटिव पावर बहुत है, लेकिन उसका वजह ये है। मेरी दूसरी लड़की का वजह ये है कि वो पीस और काम स्टेट में लेके जाती है। फॉर एग्जांपल, उनके अंदर जब गुस्सा होता है तब उसे मेडिटेशन करने से गुस्सा कम फील होती है और शांत हो जाती है वो, तो इसलिए वो मेडिटेशन करती है। तो उनका एक्सपीरियंस ये रहा है। सो दैट मीन्स जब मेडिटेट करते हैं हम, तो हमारे अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ कामनेस आती है, जो हमारे विचार यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, और जब हम अपने आप बैठते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो हमारे वो विचार भी शांत हो जाते हैं। स्मिता, अक्सर हम अपने बच्चों को गलत कामों के लिए बहुत टोकते हैं और अच्छे कामों के लिए हम बहुत कम उनकी तारीफ़ करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली इनिशियली मैं बहुत टोकती थी मैम। मेरे आध्यात्मिक जर्नी जब शुरू हो रहा था ना, तब मैं और माँओं की तरह ही थी। तो मुझे हमारे बड़े हमको हमारे ऊपर बर्ताव किया ना, मैं ऐसे ही करती गई। तो उसके बाद मेरे अंदर का बर्ताव जब चेंजेस जब आता गया ना, तो मैं उनको अप्रिशिएट करती थी और उनको उस वक्त समझाती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो समझने में के मूड में नहीं रहे होते हैं। तो उसके बाद जब मैं ओके बोल देती हूँ और उसके बाद मैं उनके कमरे में जाके उससे शांत में बात करके उसके बाद समझा देती थी। लेकिन उतना एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, अभी भी वो ऐसे ही करते हैं, थोड़े वो भी शांत हो चुके हैं। लेकिन आजकल मैं उतना स्कोल्ड नहीं करती उनको, अप्रिशिएट ही बहुत ज़्यादा करती हूँ। हाँ, सो अप्रिशिएशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड जब हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं तो उनमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आता है।
आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, उनको अप्रिशिएट करें। और अप्रिसिएशन ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोले, अगर हम उनकी पीठ पे एक प्यार का हाथ भी रख देते तो वो भी एक फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन है उनके लिए, या हम उनको स्माइल पास करें तो वो भी हमारा अप्रिसिएशन है हमारे बच्चों के लिए। स्मिता, मेरे पास कुछ बहुत स्पेशल है आपको दिखाने के लिए, चलो मिलकर देखते हैं वो। Hi, my name is Neha. I'm so grateful that my mother is the one I got because it feels like we fit together like two pieces of a puzzle. When somebody says the word mother, people usually imagine a soft-spoken, warm woman with a chapati roller in her hands, whereas my mother always has a very fiery determination in her eyes. And when she starts speaking, she can't stop. When I was younger, I used to find it annoying, but as I've grown up, I realized how important it was for me to grow up exposed to a woman who knew how to stand her ground and who stood up for what she thought was right. I got to see a woman who had an unshakable work ethic, a woman who was truly passionate about what she believes is a good cause. She didn't care about what other people thought about her. She only cared about what she thought about herself. Love you, Amma. Super proud of you. Hi, so my name is Ritu and this is for my lovely, lovely mother. So, ever since I was young, I always remember thinking that my mother was very strict and very annoying. I realized whatever she's saying was right, so I started listening to her and I started following her teachings. And I started to realize the wealth of her knowledge and intuition. And I just wanted to say that, Amma, you are so amazing, so super down to earth, so mesmerizing, and so much more knowledgeable than I could ever think you were, and that I ever thought you were. Expressing gratitude to this amazing universe who has given me such an amazing mother. Thank you so much. I love you so much. Be in my life forever. Bye. स्मिता, दैट वाज सो वंडरफुल। और जब एक बेटी कहती है कि मैं वो बनना चाहती हूँ माँ जो आप हो, तो मुझे लगता है इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है कि I think it's something so beautiful, you know. You feel so complete then. हाँ मैम, एक्चुअली ये दोनों मैसेजेस बहुत अच्छे लगे मुझे। और 18 years जब अभी नेहा ग्रेजुएशन के लिए गई है, और जब वो जा रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट, जब डेली का सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारे लर्निंग्स का, टीचिंग्स का जो भी है, वो ख़त्म हुआ और एक अलग सा माइलस्टोन स्टार्ट हो रहा है, अलग सा एक मोड स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी नोइंग आई कि आई एम डन। मेरा जो मदरिंग होता है ना, आई वॉज डन, शी इज़ रेडी। She is ready with her own, connected to her own inner guidance, connected to her own inner self, and she's ready and she doesn't need me anymore. And हम जो एक पेरेंट्स होते हैं, एक माली की तरह होते हैं। बच्चे का जब एक फूल पैदा होता है, वो पौधे में, वो जो क्या लाल कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है या 5 पेटल्स की होती है, कब पैदा होता है, ये सब हमको कुछ भी पता नहीं होता। सिर्फ हम उसे मैन्योर डालते हैं या पानी डालते हैं या ये सब डालते रहते हैं। तो मुझे ऐसा एहसास लगा कि वो एक फ्लावर की तरह ब्लूम हो चुकी है एंड नॉलेज में बहुत बढ़ गई है, और उसकी अंदर की इंट्यूशन बहुत बढ़ चुकी थी। और एंड आई फील सो कंटेंटेड बिकॉज मैंने एक भी उसके बाद रोई नहीं। मैं, हर माँ जो रोती है ना कि वो हमारे घर से जा रही है, वो मेरे पास नहीं है करके, मैं एक भी टाइम रोई नहीं उसके बारे में, क्योंकि मुझे अंदर का कॉन्फिडेंस आ चुका था, इनर नोइंग आ चुका था कि वो रेडी है। तो इसके मैसेज रिफ्लेक्टेड दैट, and I really
thanked her for that message, मेरी बड़ी लड़की का मैसेज. It was very बहुत matured थी, बहुत matured थी. Thank you so much नेहा. और मेरी छोटी लड़की का मैसेज बहुत प्यारी थी, बहुत एक बच्चों की तरह प्यारी थी, और अभी तक वो मेरी आंचल में पल रही है और मैं भी उससे बहुत सीख ले रही हूँ. बहुत ओल्ड सोल्स है वो दोनों, मास्टर्स है, और बहुत सीख दे रहे हैं मुझे. और भी 3-4 साल मेरे साथ वो भी रहेगी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा. बट मेरा ये है कि जब भी वो मेरे पास होते हैं, जब तक वो मेरे पास होते हैं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेनी है. तो उनकी मैसेज भी बहुत प्यारी थी. थैंक यू सो मच रितु, एंड सॉरी फॉर अनोइंग. आई हैड टू डू इट. स्मिता, इट वॉज सो वंडरफुल. आप हमारे शो में आई और आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज़ दैट हाउ ब्यूटिफुली यू कनेक्ट विद नेचर, नेचुरल थिंग्स, जो कि बहुत ज़रूरत है आज के जीवन में हमारे. And somewhere we need to understand that nature actually helps us in healing when we make a connection. चाहे वो हमारे खाने के साथ है, चाहे हमारी नेचर वॉक्स के साथ है, चाहे वो अच्छी हवा महसूस करने से है, चाहे वो सनलाइट के यहाँ खड़े होने से है. So thank you so much once again for coming on our show. Thank you ma'am. So दोस्तों, आज हमने स्मिता से उसकी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और अनमोल चीज़ें जानी हैं. आज के लिए बस इतना ही. हम आपसे फिर मिलेंगे माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में. थैंक यू.